नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। इस वीडियो में बिहार पुलिस फायरमैन के लिए बिहार स्टैटिक जीके का क्वेश्चंस लेकर आया हूं और आज का टॉपिक बिहार मौर्य साम्राज्य है। और आपको बता दें कि इस टॉपिक पर एक वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था जिसमें कि 25 क्वेश्चंस आपको कराए थे और आज की वीडियो में 30 क्वेश्चंस कराऊंगा। इसके बाद आपका बिहार मौर्य साम्राज्य जो है कंप्लीट हो जाएगा। इससे बाहर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो आपके स्क्रीन पर आ जाएगा जब वीडियो ये खत्म होने वाली रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? यह था आपका पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सबसे पहले किस जगह की यात्रा की थी? यानी कि अशोक ने जब धम्म यात्रा को प्रारंभ किया था उसके बाद सबसे पहले वे कहाँ की यात्रा की थी? बोध गया, जो कि बिहार के गया जिले में है। अगला देखिए, अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? तो ये 10वें वर्ष में की थी, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुई है? तो देखिए, अशोक के स्तंभ लेख जो है बिहार के चंपारण जिले से प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन चंपारण जो है दो भागों में बट गया है, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। और ये जब दोनों जिला मिला हुआ था उसी समय जो है अशोक के स्तंभ लेख यहाँ से प्राप्त हुआ था। कहाँ से? चंपारण से। अगला देखिए, इनमें से अशोक के कौन सा स्तंभ लेख बिहार से प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा वही 99% जो मैंने आपको ट्रिक बताया था कि सही होता है। इनमें से अशोक का कौन सा स्तंभ लेख बिहार से प्राप्त हुआ है? सभी होगा। लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा, ये सभी स्तंभ लेख जो है बिहार से ही प्राप्त हुआ है, अलग अलग जिलों से। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। इसमें से एक प्राची, जिसे प्राची प्रांत कहा जाता था, प्राची प्रांत की राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किस चीज का बना हुआ था? देखिए, डायरेक्ट पूछेगा कि चंद्रगुप्त का महल कहाँ है बिहार में, कहाँ पे बना था? पाटलिपुत्र में। किस चीज का बना था? लकड़ी का। लकड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वुड का बना था। अगला देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद कहाँ स्थित था? यह था आपका कुम्हरार। कुम्हरार इसको कहते हैं, ठीक ना, कुम्हरार। एक छोटा सा जगह है पटना जिला में, कुम्हरार। यहीं से चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था, ठीक ना, यहीं पे। कुम्हरार से 80 स्तंभों वाला मौर्यकालीन सभागार को राजमहल कहा जाता है। इसका भी अवशेष मिला है। कहाँ से? कुम्हरार से। अगला देखिए, किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला ना तो सुसा और ना एक बेतना कर सकते हैं? तो यह है आपका एरियन नामक विद्वान, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा है कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं है वरन देवों द्वारा निर्मित है? यह कहा है फहियान, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? देखिए, इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और छिपा है। डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा कि बराबर की पहाड़ियां बिहार के किस जिले के आसपास में है? गया जिले के है। और यहाँ पर जो है किसने निर्माण करवाया था ये बराबर की पहाड़ियों के आसपास जो है गुफाओं का निर्माण? ये करवाया था अशोक, ऑप्शन नंबर सी। और ये 4 गुफा कौन कौन थे? सुदामा, विश्व झोपड़ी, चौपार और करण। गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, डायरेक्ट पूछेगा कि नागार्जुनी की पहाड़ी बिहार के किस जिला के समीप है? गया। और इस यहाँ पे कौन गुफा है? गोपी गुफा, ठीक ना। इसका निर्माण किसने करवाया था? दशरथ। ये दशरथ रामायण वाला दशरथ नहीं है, ठीक ना, आपको ध्यान रखना है। ये दशरथ जो है अशोक का पुत्र था और इसने नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीविकों के लिए 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था जिसमें कि गोपी गुफा भी शामिल था। अगला है, मौर्यकालीन चामरग्राहनी यक्षी कहाँ से प्राप्त हुई है? यह आपका दीदारगंज से प्राप्त हुआ है। दीदारगंज जो है एक छोटा सा जगह है पटना जिला में और ये दीदारगंज को स्त्री रत्न के नाम से भी जाना जाता है। बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थकारों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? यह आपका लोहानीपुर है, सॉरी लोहानीपुर। और ये कहाँ है? पटना में ही है।
पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किसमें किया गया है, किसने किया है, सॉरी यहाँ पे किसने किया है। तो देखिए पाटलिपुत्र नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन जो है मेगास्थनीज ने किया है। और इसका जानकारी कहाँ से मिलता है, मेगास्थनीज जो एक इंडिका नामक पुस्तिका लिखा है ना, उसी में इसकी व्याख्या की गई है। ठीक ना, डायरेक्ट पूछेगा कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, मेगास्थनीज है। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ध्यान रहे ये ऑल नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन क्लिक रहना चाहिए ताकि नए अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आगे चलते हैं। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया। तो ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य जो है सबसे पहले पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था, ऑप्शन ए। अगला देखिए अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। यह आपका की गई थी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए किसके शासनकाल में मिस्र के राजा डिलाडेल्फस, जिसे टालमी द्वितीय के नाम से जाना जाता था, इन्होंने डियानीसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था। यह आपका बिंदुसार के समय में डायरेक्ट पूछेगा कि डियानीसियस नामक राजदूत को किसने भेजा था। तो यह था आपका मिस्र के राजा डिलाडेल्फस और इसे टालमी द्वितीय कहा जाता था। किसके शासनकाल में भेजा गया था, बिंदुसार। किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथस को पाटलिपुत्र कहा जाता है। इस नाम का उपधारण किस विद्वान के अनुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो यह होगा आपका स्ट्रैबो, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए यूनानी दूत डिमोलिकस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था। तो यह होगा आपका बिंदुसार, ऑप्शन बी। अगला देखिए केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है। तो देखिए केवल वह स्तंभ का नाम होगा भाब्रू स्तंभ। ध्यान रखिएगा कि भाब्रू स्तंभ में जो है अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है और यह इकलौता स्तंभ है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था। तो यह होगा आपका आजीविकों ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए अशोक की राजधानी कहाँ थी। तो यह होगा आपका पाटलिपुत्र, ऑप्शन ए। अगला देखिए मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका है। यह होगा आपका मेगास्थनीज का, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे होगा यह केंद्रीकृत, करों का बोझ अधिक था, प्रशासन तंत्र कठोर था। ये सभी के सभी जो है मौर्य प्रशासन के संबंध में सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। और इस तरह का प्रश्न उपयुक्त सभी वाला मिले ना तो 99% जो है सही आंसर होने की संभावना रहती है, आप तुक्का भी लगा सकते हैं। अगला देखिए अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है, वही वाला फेरा है। अशोक के संबंध में यहाँ पे उसने धर्म विजय की नीति अपनाई, बिल्कुल अपनाई थी। उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए, बिल्कुल किए थे। उसने प्रजा हित और कल्याण के उपाय किए, बिल्कुल किए, यानी कि उपयुक्त सभी सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए देव नाम प्रिय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया, यानी कि देव नाम प्रिय की उपाधि किस शासक ने किया, अशोक ने किया, ऑप्शन बी। अगला देखिए अशोक की धम्म नीति की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है। तो यह होगा आपका द्वितीय स्तंभ लेख से, 7वें शिलालेख से और द्वादश शिलालेख से, यानी कि उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अशोक के किस अभिलेख में दान और धर्म दान के अंतर को स्पष्ट किया गया है। यह होगा आपका 9वें शिलालेख में जो है दान और धर्म दान के अंतर को बतलाया गया है। कौन सा शिलालेख है, 9वां शिलालेख, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है, यानी कि मौर्य साम्राज्य का जब अंत हुआ इसके पीछे कौन सा कारण नहीं था। तो देखिए मौर्य साम्राज्य के पतन में विदेशी आक्रमण हुए थे, अयोग्य शासक हुए थे, प्रांतीय विद्रोह हुए थे, इसी कारण से मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ। लेकिन मौर्य साम्राज्य में कभी भी आर्थिक संकट नहीं आया, यानी कि यहाँ पे अकाल जिसे आप कहते हैं कि पैसा कौड़ी की कमी, यह कभी नहीं आया था मौर्य साम्राज्य में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही जवाब होगा, आर्थिक संकट। इसी के साथ 30 क्वेश्चन कंप्लीट। एक प्रश्न आपके लिए है, प्रश्न है भारत का राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, भारत का राष्ट्र कवि किसे कहते हैं। और पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो आपके स्क्रीन पर यहाँ पे आ चुका है, उसको आप क्लिक करके देख लीजिए। पिछला वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और इस वीडियो का PDF भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डेली स्टडी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।